नमस्कार, मैं हूं संजना और हम लोग देख रहे हैं बिहार शिक्षक भर्ती से संबंधित जीके और जीएस को। जीके जीएस के क्रम में हम लोग इतिहास के क्रम में क्या देख रहे हैं, तो हम लोग देख रहे हैं स्वतंत्रता संग्राम को। स्वतंत्रता संग्राम के क्रम को हम लोग अब आगे बढ़ाएंगे। वीडियो में हम लोग मुगल साम्राज्य के पतन तथा उसके नए राज्यों के उदय के बारे में पढ़ेंगे। मुगल साम्राज्य का पतन कैसे हुआ और नए नए छोटे छोटे राज्यों का उदय कैसे हुआ, तो इसके बारे में इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले एक चीज़ समझ लेते हैं यहाँ पर कि मुगल बादशाह के बारे में सबसे पहले समझते हैं, क्योंकि यहाँ पर मुगल साम्राज्य के पतन को हम लोग देखेंगे तो मुगल बादशाह को देखना ज़्यादा जरूरी हो जाता है। तो मुगल बादशाह में देखेंगे कि मुगल साम्राज्य की नींव जो है वो बाबर ने रखी थी। बाबर जो है वो मात्र 4 वर्षों तक शासन कर सका। उसके बाद हुमायूं, उसका बेटा जो था हुमायूं, उसका उत्तराधिकारी बना। हुमायूं जो था उसने 1530 से 1539 तक और 1555 से लेकर 1556 वर्ष तक शासन किया। हुमायूं का जो शासनकाल था वो स्थायी शासनकाल नहीं माना जा सकता है, उसमें बहुत उठापटक हुई और अस्थायी शासन ने उसको माना जा सकता है। शासनकाल को स्थायित्व जो है वो अकबर के शासनकाल में प्रदान हुआ। अकबर का शासनकाल 1556 से लेकर 1605 तक। इसके बाद देखेंगे तो जहांगीर जो है वो 1605 से लेके 1627 ईस्वी तक। आगे देखते हैं शाहजहां 1627 से 1656। उसके बाद देखेंगे औरंगजेब 1658 से लेकर के 1707। यहाँ तक के शासकों को देखा जाए तो ये मध्यकालीन भारत के शासक कहे जाते हैं। ये जो शासक हैं ये मध्यकालीन भारत के शासक कहे जाते हैं और इनमें से ये 4 राजाओं ने 151 वर्षों तक शासन किया। 4 राजाओं ने मिलकर के 151 वर्षों तक शासन किया। इनका शासनकाल बहुत लंबे समय तक माना जा सकता है। इसके आगे हम लोग देखते हैं कि अब ये तो हो गया कि मध्यवर्ती शासक थे ये लोग। आगे अब हम लोग देखते हैं कि आधुनिक भारत के इतिहास में जिन शासकों का नाम लिया जाता है उसमें बहादुर शाह, जहांदार शाह, फर्रुखसियार, मोहम्मद शाह, अहमद शाह, आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय और बहादुर शाह द्वितीय जो है इनका नाम लिया जाता है। ये सभी शासकों ने मात्र 1 शताब्दी तक शासन किया, यानी कि इनका शासनकाल उतना कुछ मजबूत नहीं माना जा सकता है। इनका शासनकाल बहुत ही कमजोर रहा, मजबूत नहीं रहा। ये इनके शासनकाल में बहुत उठापटक हुई, कोई भी किसी को उठा करके राजा बना देता था, तो इस तरह की चीज़ें हुआ करती थी इस शासनकाल में। तो ये शासनकाल उतना मजबूत शासनकाल नहीं माना गया है। तो इसमें देखेंगे कि बहादुर शाह का जो शासनकाल है ये 1707 से 1712, जहांदार शाह का 1712 से 1713, मोहम्मद शाह 1719 से 1748, और यहाँ पे फर्रुखसियार को देखते हैं, फर्रुखसियार 1713 से 1719। यानी कि यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि शासनकाल काफ़ी कम समय का रह रहा है। अहमद शाह 1748 से 1754, आलमगीर द्वितीय 1754 से 1759, शाह आलम द्वितीय 1759 से 1806, अकबर द्वितीय 1806 से 1837 तक, और बहादुर शाह द्वितीय जिन्हें बहादुर शाह जफर भी कहा जाता है, तो इनका शासनकाल 1837 से लेकर के 1857 ईस्वी तक माना जाता है। तो इस तरह से देखेंगे कि यहाँ पर शासनकाल काफ़ी कम हो रहा है। जैसे कि बहादुर शाह जो है इन्होंने 5 वर्षों तक शासन किया। जहांदार शाह का 1 वर्ष का शासनकाल माना जा सकता है, 1 वर्ष से कम भी हो सकता है। फर्रुखसियार का अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे 6 वर्ष का शासनकाल है। तो इस तरह से इन लोगों का शासनकाल काफ़ी कम समय तक के लिए रहा। और ऐसा माना जाता है कि सबसे वृद्ध शासक कौन था, तो सबसे वृद्ध शासक बहादुर शाह जफर को माना जाता है। इसका उम्र काफ़ी ज़्यादा हो जाने के बाद से ये शासक बना था, तो इसीलिए इसे वृद्ध शासक के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि औरंगजेब के 5 पुत्र थे और औरंगजेब के 5 पुत्रों में से 2 पुत्र की मृत्यु औरंगजेब के शासनकाल में ही हो गई थी, लेकिन बचे हुए 3 पुत्र जो थे तो वो औरंगजेब की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार की लड़ाई को रोका नहीं जा सका, और उनमें से जो विजयी हुआ यानी कि बहादुर शाह प्रथम जो है वो विजयी हुआ और उसके बाद ये गद्दी पर बैठा। अब एक एक करके इन शासकों को देखेंगे हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं बहादुर शाह प्रथम को। बहादुर शाह प्रथम को देखेंगे तो ये पहला और अंतिम उत्तरवर्ती शासक था जिसने वास्तविक सत्ता का उपयोग किया।
यानी कि इसके बाद कोई भी ऐसा शासक नहीं था जिसने वास्तविक सत्ता का उपयोग किया हो। नाम के लिए राजा वो थे, लेकिन राजा वास्तविक तौर पर वो थे नहीं। तो उत्तरवर्ती शासक क्या कहा गया है यहाँ पर कि ये प्रथम और अंतिम उत्तरवर्ती शासक था जिसने कि वास्तविक सत्ता का उपयोग किया। शासक बनने के बाद से बहादुर शाह जफर ने क्या किया कि सोचा कि राजपूतों के विरुद्ध क्या किया जाए, संघर्ष किया जाए। उसने ऐसा निर्णय लिया कि राजपूतों के विरुद्ध संघर्ष किया जाए, और इस संघर्ष के तहत क्या हुआ कि एक समझौता हुआ। समझौता में राजा जय सिंह और राजा अजीत सिंह जो थे उन लोगों को अपना राज्य फिर से पुनः लौटा दिया गया, लेकिन उच्च मनसब मालवा गुजरात की सूबेदारी जो थी वो नहीं दी गई। तो यहाँ पर ये चीज़ देखने को मिला कि जब इन लोगों ने जब बहादुर शाह प्रथम में ने ये निर्णय लिया कि हमें क्या करना है कि राजपूतों पर जैसे कि राजपूतों पर संघर्ष करना है, उनके विरुद्ध में संघर्ष करना है, तो इसके बाद से एक समझौता होता है, और समझौता के तहत राजा जय सिंह और राजा अजीत सिंह को क्या हो जाता है, उनका राज्य पुनः दे दिया जाता है। सिवाय किस चीज़ के, तो उच्च मनसब के, मालवा और गुजरात के सूबेदारी के, इसके सिवा उन्हें बाकी सब कुछ प्रदान कर दिया जाता है। आगे देखते हैं कि बहादुर शाह प्रथम जो था उसने क्या किया कि उसने शिवाजी के पौत्र और संभाजी के पुत्र शाहू को रिहा कर दिया, जिसे औरंगजेब ने क्या किया था कि कैद में लिया था। तो शिवाजी के पौत्र और संभाजी के पुत्र शाहू को इसने क्या कर दिया, रिहा कर दिया, और इसका मनसब भी दे दिया, लेकिन इसे चौथ का अधिकार नहीं दिया। आगे देखते हैं यहाँ पर कि बहादुर शाह प्रथम जो है उसने गुरु गोविंद सिंह के साथ में मैत्रीपूर्ण संबंध रखा। ये सिखों के अंतिम गुरु थे, तो गुरु गोविंद सिंह के साथ में उसने क्या रखा, मैत्रीपूर्ण संबंध रखा, और सिखों के गुरु के साथ में। और औरंगजेब के द्वारा जो जजिया कर लगाया गया था उस जजिया कर को इसने क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। औरंगजेब के द्वारा जजिया कर कौन सा कर था, जो कि हिंदुओं पर लगाया जाता था, तो उस कर को औरंगजेब ने क्या कर दिया कि समाप्त कर दिया। बहादुर शाह प्रथम को शाह ए बेखबर भी कहा गया है, क्योंकि इसने अपने शासनकाल में बहुत ही जल्दी पदोन्नति की, एकदम बेखबर होकर के पदोन्नति की। लोगों का जल्दी जल्दी प्रमोशन किए जा रहे थे। उसके बाद से अगर देखा जाए तो इन्होंने अपने राज्य सत्ता में बहुत ही ढिलाई और लापरवाही, बहुत ही आलस्य दिखाया, जिस कारण से इन्हें शाह ए बेखबर कहा जाता था। क्या कहा जाता है, शाह ए बेखबर कहा जाता है, क्योंकि ये ऐसे राजा है जो बेखबर है, जिन्हें पता ही नहीं है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। इसके बाद से देखा जाए तो बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु के बाद इसके शव को 1 माह तक दफनाया नहीं गया। 1 माह तक क्यों नहीं दफनाया गया, क्योंकि इनके पुत्रों के बीच में उत्तराधिकार का संघर्ष चल रहा था, और उत्तराधिकार के संघर्ष के चलते इसके शव को 1 माह तक दफनाया नहीं गया। और अंत में विजयी कौन हुआ, जहांदार शाह विजयी हुआ। तो उसके बाद सिंहासन पर जहांदार शाह बैठा। अब हम लोग देखेंगे जहांदार शाह को। किसको देखेंगे, तो जहांदार शाह को देखेंगे। जहांदार शाह जो है वो एक ईरानी दल के जुल्फिकार खां की मदद से शासक बना। ईरानी दल के जुल्फिकार खां के मदद से क्या बना, शासक बना, और इसने जुल्फिकार खां को अपनी वजीर बना दिया, और पूरे शासन का बागडोर जो है वो जुल्फिकार के हाथों में दे दिया। क्या किया, अपना वजीर बनाया, और उसके बाद से पूरी शासन का बागडोर जो है वो जुल्फिकार खां के हाथों में दे दिया। जहांदार शाह एक भ्रष्ट नैतिक आचरण वाला शासक था, और ये पूर्ण रूप से अपनी रखेल लाल कुंवर के नियंत्रण में था। इसके बाद अगर देखा जाए तो इसके शासनकाल में हिंसा और व्यभिचार जो था वो चरमोत्कर्ष पे पहुंच चुका था। हिंसा और व्यभिचार एकदम चरमोत्कर्ष पे था। जहां देखो वहां सिर्फ हिंसा थी, और व्यभिचार का तो पूछना ही नहीं था, क्योंकि जब शासक ही वैसा है तो फिर पब्लिक क्या करेगी। इस शासक को लंपट तथा मूर्ख शासक भी कहा गया है, क्योंकि ये एक कमजोर, विलासी, उदासीन और लापरवाह शासक था। इसलिए इस शासक को लंपट और मूर्ख शासक कहा गया है। इसके बाद देखेंगे कि जुल्फिकार खां के नियंत्रण में पूरा राज्य चल रहा है। तो जुल्फिकार ने जो था तो उसके सलाह पर इसने अमीर के राजा जय सिंह को क्या किया कि मिर्जा सवाई की उपाधि दी। अमीर के राजा जय सिंह को मिर्जा सवाई की उपाधि दी, और मालवा का सूबेदार भी इसे बना दिया। इसके आगे अगर देखा जाए तो जुल्फिकार के कहने पर ही इसने मारवाड़ के राजा अजीत सिंह को महाराजा की उपाधि दी, और गुजरात का सूबेदार इसे नियुक्त कर दिया।
आगे देखते हैं कि मराठा जो है जिन्हें चौथ का अधिकार नहीं दिया गया था, तो उन्हें चौथ तथा सरदेशमुख वसूलने का अधिकार भी प्रदान कर दिया गया। और जो जहांदार शाह का वजीर था जुल्फिकार खां, इसने बंदा बहादुर तथा सिखों के प्रति क्या की थी, दमनकारी नीति अपनाई थी। ये दमनकारी नीति को अपनाता था। अब इसके बाद देखेंगे कि जहांदार शाह के 1 साल के शासनकाल में स्थितियां इतनी बिगड़ गई थी कि इसे क्या करना पड़ा, शासन की गद्दी पर से हटाना पड़ा और उसके बाद इसके बाद दूसरे राजा को यहाँ पर लाना पड़ा। तो दूसरा राजा जो था तो वो फर्रुखसियार इसके बाद से शासक बना। अब हम लोग देखेंगे फर्रुखसियार को। तो फर्रुखसियार की बात करें तो फर्रुखसियार अब्दुल खां और हुसैन खां नामक 2 भाई थे। इन्हें सैयद बंधुओं के नाम से जाना गया, इतिहास में इन्हें सैयद बंधुओं के नाम से जाना गया है। तो इनके सहयोग से फर्रुखसियार जो है वो शासक बना। किसके सहयोग से, तो अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां के सहयोग से फर्रुखसियार जो है वो शासक बना। सैयद बंधुओं को इतिहास में किंग मेकर और नृप निर्माता भी कहा जाता है, यानी कि राजा बनाने वाला मनुष्य कहा जाता है इसको। सैयद बंधुओं का जो काल है वो 1713 से लेकर 1721 तक के बीच का जो काल है वो सैयद बंधुओं के काल के नाम से जाना जाता है। और सैयद बंधुओं ने बंदा बहादुर के नेतृत्व में क्या किया था, तो सिखों की हार हुई थी। यानी सैयद बंधुओं के नेतृत्व में सबसे बड़ा काम अगर देखा जाए तो क्या हुआ, तो बंदा बहादुर के नेतृत्व में सिखों की हार हुई थी। और इसमें जो बंदा बहादुर है वो गुरुदासपुर में पकड़ा गया था और दिल्ली में इसको ला करके 1716 ईस्वी में इसकी हत्या कर दी गई थी। तो इस प्रकार से हम लोग देखेंगे कि बंदा बहादुर की हत्या जो है वो किसके काल में हुई थी, तो फर्रुखसियार के शासन काल में हुई थी सैयद बंधुओं की मदद से। इसके आगे अगर देखा जाए तो फर्रुखसियार को घृणित कायर के नाम से भी जाना जाता है। आप सोचिए ये कैसे कैसे राजा थे कि इन लोगों को ऐसे विलासित, तो कोई घृणित कायर हो गया, तो कोई कुछ इस तरह से, कुछ अजीब अजीब तरह से इन लोगों के नाम है। तो इस तरह से इसे घृणित कायर भी कहा गया। इसके बाद अगर देखा जाए तो फर्रुखसियार के बाद से रवि उद दरजात शासक बना, जो कि सबसे कम समय तक शासन करने वाला शासक था। बहुत ही छोटे समय के लिए शासक बना। इसके बाद देखेंगे तो रफी उद दौला जो था वो शासक बना। तो रफी उद दौला जो था वो अपने संरक्षक हिम्मत खां बाहरा द्वारा नियंत्रित एक कैदी के समान था। यानी कि ये राजा तो था लेकिन वो एक हिम्मत खां बाहरा के द्वारा एक कैदी के समान था, उसका जीवन कैदी के समान था। ये भी बहुत कम समय तक शासन किया, लेकिन सबसे कम समय तक शासन करने वाला जो शासक था वो रफी उद दरजात था। इसने सबसे कम समय तक शासन किया। अब हम लोग देखेंगे मोहम्मद शाह को। तो मोहम्मद शाह को देखते हैं यहाँ पर। तो ये भी सैयद बंधुओं के हाथ की कठपुतली था। मोहम्मद शाह भी क्या था, सैयद बंधुओं के हाथ की कठपुतली मात्र ही था। जैसे कि इसके पहले हम लोगों ने देखा था फर्रुखसियार को कि वो सैयद बंधुओं के द्वारा ही राजा बनाया गया था, तो इसी प्रकार से मोहम्मद शाह भी सैयद बंधुओं के हाथ की कठपुतली था। फर्रुखसियार को सैयद बंधुओं ने क्या किया था कि सिंहासन पर से धक्का दे करके और नीचे गिरा दिया था और बाद में उसकी गला घोट करके हत्या कर दी थी। तो इस तरह से बाद में मोहम्मद शाह सैयद बंधु की ही सहायता से क्या बना कि शासक बना, और वो उसके हाथ की कठपुतली था। सैयद बंधु कौन थे, तो अब्दुल खां थे और हुसैन खां थे। अब धीरे धीरे साम्राज्य में क्या होने लगा, अब राज दरबार में धीरे धीरे सैयद बंधुओं के खिलाफ में षड्यंत्र होने लगे और उस षड्यंत्र में सैयद बंधु जल्दी ही फंस भी गए। एक हैदर अली नाम के व्यक्ति ने क्या किया कि हुसैन अली खां को मार दिया। हुसैन अली खां की मृत्यु के बाद से उसके भाई अब्दुल्ला खान ने क्या किया कि सेना को एकत्रित किया और उसके बाद से युद्ध किया। युद्ध में अब्दुल्ला खां की पराजय हुई और 720 ईस्वी में अब्दुल्ला खां को कैद में ले लिया गया और उसके ठीक 2 साल के बाद 1720 ईस्वी में अब्दुल्ला खां को क्या कर लिया गया कि कैद में ले लिया गया। ठीक उसके 2 साल के बाद 1722 ईस्वी में अब्दुल्ला खां को जहर दे करके और उसकी हत्या कर दी गई। इसके बाद देखा जाए तो षड्यंत्र जो है वो राज दरबार में और ज़्यादा षड्यंत्र बढ़ गए और राज दरबार में और ज़्यादा षड्यंत्र बढ़ने के कारण मुगल साम्राज्य का पतन अब और जल्दी से होने लगा और जल्दी उसका मुगल साम्राज्य का पतन तेजी से होने लगा। इसके बाद जैसे कि हम लोग देखेंगे कि 1720 ईस्वी में ही निजाम उल मुल्क ने स्वतंत्र हैदराबाद राज्य की स्थापना कर दी। अब राज्य यहाँ पर स्वतंत्र भी होने लगे, तो यहाँ पर निजाम उल मुल्क ने स्वतंत्र हैदराबाद राज्य की क्या कर दी, स्थापना कर दी।
1739 ईस्वी में अगर देखा जाए तो नादिर शाह का भारत पर आक्रमण हुआ। नादिर शाह जो कि अफगान शासक था, तो उसने कहा क्या किया कि भारत पर आक्रमण किया। कब किया? तो 1739 ईस्वी में नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया। तो सवाल यहाँ से पूछा जाता है कि नादिर शाह ने जब भारत पर आक्रमण किया तो उस समय भारत पर किसका शासन था? तो मोहम्मद शाह का शासनकाल था। यहाँ पर इस चीज को ध्यान से देखेंगे। आगे देखते हैं कि नादिर शाह जब भारत आया तो वो यहाँ पर शाहजहां का बनवाया हुआ तख्त ए ताऊस, जिसे मयूर सिंहासन कहा जाता है, और उसमें जड़ा हुआ कोहिनूर हीरा और लगभग 70 करोड़ रुपए यहाँ से लूट करके और ले गया। क्योंकि नादिर शाह का मकसद यहाँ पर आकर के शासन नहीं करना था, बल्कि यहाँ पर लूटपाट मचाना था। तो एक तो यहाँ पर साम्राज्य पहले से ही कमजोर हो पड़ा है और उसके बाद से लूटपाट, तो बस साम्राज्य यहाँ पर और ज्यादा कमजोर हो गया। तो नादिर शाह यहाँ से मयूर सिंहासन, तख्त ताउस जो कि शाहजहां ने बनवाया था, कोहिनूर हीरा जो कि उस सिंहासन में जड़ा हुआ था, और लगभग 70 करोड़ रुपए यहाँ से लूट करके ले गया। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता है। ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह भी कहा गया है। इस तरह से अब देखते हैं कि कुछ राज्य ऐसे थे जो कि स्वतंत्र हो गए। तो इसमें बंगाल, जिसको मुर्शीद कुली खान ने स्वतंत्र कर लिया। अवध, जिसे सआदत खान ने क्या कर लिया? स्वतंत्र कर लिया। हैदराबाद को हम लोगों ने देखा निजाम उल मुल्क ने स्वतंत्र किया, और भरतपुर और मथुरा को बदन सिंह ने क्या कर लिया? स्वतंत्र कर लिया। तो इस तरह से अब ये बड़ा सा साम्राज्य अनेक छोटे छोटे राज्यों में टूट करके और स्वतंत्र होने लगा और छोटे छोटे राज्यों में बढ़ गया, और इस प्रकार से और भी तेजी से मुगल साम्राज्य का पतन शुरू हो गया। तो हम लोग देखेंगे किसको? तो अहमद शाह को देखेंगे। अब हम लोग अहमद शाह को देखेंगे यहाँ पर। तो अहमद शाह की बात करें तो अहमद शाह के शासनकाल में ही अहमद शाह अब्दाली ने पहली बार 1748 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। और उसके बाद अगर देखा जाए कि अहमद शाह किसका पुत्र था, तो अहमद शाह मोहम्मद शाह का पुत्र था। मोहम्मद शाह और एक नतर्की थी जिसका नाम उद्धम बाई था। इन दोनों का पुत्र जो था वो अहमद शाह था। यानी कि ये कोई रानी का पुत्र नहीं बल्कि एक नतर्की का पुत्र था जिससे मोहम्मद शाह ने विवाह किया था। इसके बाद देखा जाए तो अहमद शाह का जो दरबार था वो षड्यंत्रों का अड्डा बन चुका था। इसमें सिर्फ षड्यंत्र ही होते थे, तो ये षड्यंत्रों का अड्डा बन चुका था। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण कोई था तो वो था अवध का नवाब सफदरजंग। अवध का नवाब सफदरजंग इसमें सबसे महत्वपूर्ण था। इसके बाद देखा जाए तो सफदरजंग उसका वजीर भी था और एक योग्य सेना नायक भी था। सफदरजंग जो था वो किसका? तो अहमद शाह का वजीर भी था और एक योग्य सेना नायक भी था। ये इसकी शक्ति इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी, अर्थात सफदरजंग की शक्ति इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि वो बादशाह से सलाह लिए बिना ही आदेश दे दिया करता था। किसी भी चीज़ का आदेश वो स्वयं ही दे दिया करता था। बादशाह को कुछ नहीं समझता था, बादशाह से कोई इजाज़त नहीं, कोई राय मशवरा नहीं, कोई परामर्श नहीं, और खुद ही वो क्या करता था कि इजाज़त दे दिया करता था किसी भी चीज़ को करने का, कोई भी आदेश दे दिया करता था। इससे परेशान होकर के अहमद शाह ने जावेद खां के नेतृत्व में सेना को गठन किया और उसके बाद सफदरजंग से युद्ध हुआ। उसमें जावेद खां यानी सफदरजंग ने जावेद खां की हत्या कर दी, और हत्या करने के बाद से अंत में क्या हुआ कि उद्धम बाई जो कि राजमाता थी, उन्होंने सफदरजंग को वजीर पद से हटा दिया। सफदरजंग को क्या किया? वजीर के पद से राजमाता उद्धम बाई ने हटा दिया। आगे अगर देखा जाए तो सफदरजंग के जगह पर निजामुल मुल्क के पोते इमादुल मुल्क को वजीर बनाया गया। ये किसने बनाया? तो अहमद शाह ने बनाया। अहमद शाह ने निजामुल मुल्क के पोते इमादुल मुल्क को क्या किया कि वजीर बनाया। और इसके बाद इमादुल मुल्क ने एक प्रस्ताव ला करके ये बताया कि राजा जो है वो मूर्खतापूर्वक कार्य कर रहा है, इसलिए राजा को क्या किया जाए? पद से हटा दिया जाए। और बाद में राजा को यानी कि अहमद शाह को अंधा करके और उसे सलीमगढ़ के किले में कैद कर दिया गया। क्या कर दिया गया? सलीमगढ़ के किले में उसको कैद कर दिया गया, राजा को अंधा बना करके। अब हम लोग देखेंगे आलमगीर द्वितीय को। अब हम लोग देखेंगे आलमगीर द्वितीय को। तो आलमगीर द्वितीय के बारे में देखते हैं यहाँ पर। तो ये
वजीर इमादुल मुल्क के हाथ की कठपुतली था। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जो भी शासक आ रहे हैं वो किसी न किसी के हाथ की कठपुतली ही, इनका अपना कोई अस्तित्व नहीं है, केवल ये नाम के लिए शासक बने हुए हैं कि हाँ हम मुगल साम्राज्य के शासक हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो इमादुल मुल्क जो है ये वजीर थे और इसके हाथों की कठपुतली कौन था, तो आलमगीर द्वितीय था। इसके बाद में देखा जाए तो सैनिक आलमगीर द्वितीय के शासनकाल में सैनिक और वित्तीय स्थिति काफ़ी ज़्यादा बिगड़ गई थी। इसकी स्थिति दयनीय हो चुकी थी, काफ़ी ज़्यादा स्थिति बिगड़ गई थी। आगे चल करके इमादुल मुल्क के द्वारा और आलमगीर द्वितीय की हत्या कर दी गई, क्योंकि आलमगीर द्वितीय और इमादुल मुल्क में कुछ बनता नहीं था। तो इस कारण से इमादुल मुल्क ने क्या कर दिया कि वजीर इमादुल मुल्क ने आलमगीर द्वितीय की हत्या 1759 ईस्वी में कर दी। 1759 ईस्वी में क्या कर दी कि आलमगीर द्वितीय की हत्या कर दी और उसके बाद उसके नंगे शव को, उस पर वस्त्र भी नहीं था, उसके नंगे शव को यमुना में क्या करवा दिया, फेंकवा दिया। हम लोग देखेंगे शाह आलम द्वितीय को। शाह आलम द्वितीय को देखते हैं तो यहाँ पर देखेंगे कि आलमगीर द्वितीय का पुत्र था शाह आलम द्वितीय और शाह आलम द्वितीय का वास्तविक नाम था अली गौहर। जब आलमगीर द्वितीय की मृत्यु हुई तो उस समय है शाह आलम द्वितीय जो था वो पटना में था और उसने वहाँ पर खुद को शाह आलम द्वितीय के नाम से राजा घोषित किया, यानी कि सिंहासन का उत्तराधिकारी घोषित किया। लेकिन राजा बनने के यानी कि खुद को शासक घोषित करने के 12 वर्षों तक वो दिल्ली में प्रवेश नहीं किया। एकमात्र शासक ऐसा था शाह आलम द्वितीय जो कि शासक बनने के 12 वर्ष तक भी क्या दिल्ली में प्रवेश नहीं किया। और दिल्ली में 1772 ईस्वी में ये प्रवेश करता है मराठों की सहायता से। दिल्ली में 1772 ईस्वी में प्रवेश किया, वो भी मराठों की सहायता से। मराठा सहायता किए तब जा करके ये दिल्ली में प्रवेश किया। इसके शासनकाल में अहमद शाह अब्दाली ने 1761 में 5वीं बार आक्रमण किया। 1761 में अहमद शाह अब्दाली ने क्या किया कि 5वीं बार आक्रमण किया। इस युद्ध को पानीपत का तृतीय युद्ध कहा जाता है और ये पानीपत का तृतीय युद्ध जो है वो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था। तो अहमद शाह अब्दाली ने 1761 में 5वीं बार आक्रमण किया था। किसके शासनकाल में? तो शाह आलम द्वितीय के शासनकाल में किया था। और पानीपत का तृतीय युद्ध इसे कहा जाता है। पानीपत का तृतीय युद्ध जो है वो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे कि 1764 में शाह आलम द्वितीय का अंग्रेजों के साथ में युद्ध हुआ और उस युद्ध में क्या हुआ, शाह आलम द्वितीय पराजित हो गया। पराजित होने के बाद 1765 में एक संधि होती है जिससे इलाहाबाद की संधि के नाम से जाना जाता है। तो इलाहाबाद की संधि 1765 में किसके किसके बीच हुई थी? तो अंग्रेजों के बीच में हुई थी और शाह आलम द्वितीय के बीच में हुई थी, जिसके तहत इस संधि के तहत बंगाल, बिहार और उड़ीसा की सूबेदारी अंग्रेजों को दे दी गई थी। बंगाल, बिहार और उड़ीसा की सूबेदारी जो है वो अंग्रेजों को दे दी गई थी और इसके बदले में अंग्रेज 26 लाख रुपए नजराना सालाना देंगे, ऐसा तय किया गया था। 26 लाख रुपए वार्षिक नजराना तय किया गया था, जो कि अंग्रेज द्वारा किसको दिया जाता? शाह आलम द्वितीय को दिया जाता। आगे चल करके देखते हैं कि 1803 ईस्वी में अंग्रेजों ने दिल्ली पर आक्रमण कर लिया और उसके बाद दिल्ली पर अधिकार करने के बाद, जब अंग्रेजों ने दिल्ली पर 1803 ईस्वी में अधिकार कर लिया, तो उसके बाद शाह आलम द्वितीय का जो शेष जीवन है वो अंग्रेजों के पेंशनर के रूप में बीता। अंग्रेजों के पेंशनर के रूप में बीता। इसके बाद देखा जाए तो शाह आलम द्वितीय का पूरा जीवन आपदाओं से ग्रस्त रहा। इसने आपदाओं से ही इसका पूरा का पूरा जीवन ग्रस्त रहा। इसमें देखा जाएगा कि 1788 ईस्वी में एक गुलाम कादिर नाम के व्यक्ति ने इसे क्या कर दिया? अंधा कर दिया और अंधा करके कैद में डाल दिया। अब हम लोग देखेंगे अकबर द्वितीय को। तो अकबर द्वितीय जो था वो शाह आलम द्वितीय का पुत्र था। शाह आलम द्वितीय का पुत्र कौन था? अकबर था और अंग्रेजों के संरक्षण में बनने वाला पहला मुगल बादशाह भी था। पूर्णतः अंग्रेजों के संरक्षण में बनने वाला पहला मुगल बादशाह कौन था? तो अकबर द्वितीय था और ये शाह आलम द्वितीय का
पुत्र था, क्योंकि शाह आलम द्वितीय के शासनकाल में क्या हो रहा है, इसके शासनकाल में अंग्रेज जो है वो दिल्ली पर कब्जा कर ले रहे हैं। तो यहाँ पर अकबर द्वितीय के शासनकाल में क्या होगा कि ये लोग राजा किसको बना करके रखेंगे, तो मुगलों को ही शासक बना करके रखेंगे, केवल अधिकार किसका होगा, अंग्रेजों का होगा। बादशाह का अधिकार यहाँ पर यानी कि अकबर द्वितीय के शासनकाल में बादशाह का अधिकार केवल लाल किले तक ही सिमट करके रह गया था। लाल किले के बाहर बादशाह का कोई अधिकार नहीं था। अकबर के पेंशन के सिलसिले में राम मोहन राय ने अकबर की मदद की थी, यानी अकबर द्वितीय के पेंशन के सिलसिले में राम मोहन राय ने क्या की थी, अकबर द्वितीय की मदद की थी। इस कारण से अकबर द्वितीय ने राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी, तो इसलिए इन्हें राजा राम मोहन राय कहा जाता है, इन्हें राजा की उपाधि प्रदान की थी। लोग देखेंगे बहादुर शाह द्वितीय को, तो बहादुर शाह द्वितीय जो थे वो मुगल साम्राज्य के अंतिम शासक थे। मुगल साम्राज्य के अंतिम शासक बहादुर शाह द्वितीय थे और ये जफर नाम से शायरी करते थे, इसलिए इन्हें बहादुर शाह जफर भी कहा जाता था। आगे देखते हैं कि इन्होंने 1857 के विद्रोह में भाग लिया था और 1857 के विद्रोह में भाग लेने के कारण अंग्रेज लेफ्टिनेंट हडसन ने इन्हें हुमायूं के मकबरे से क्या कर लिया था, गिरफ्तार कर लिया था। गिरफ्तार करने के बाद इन्हें रंगून के जेल में भेज दिया गया, यानी कि देश से निर्वासित करके इन्हें रंगून के जेल में भेज दिया गया, जहां इनकी 1862 ईस्वी में मृत्यु हो गई और 1857 ईस्वी में वैधानिक रूप से मुगल साम्राज्य जो है वो समाप्त हो गया। आइए देखते हैं कि बीपीएससी द्वारा इस टॉपिक से क्या क्वेश्चन पूछा गया है, इसको हम लोग देखते हैं। तो इसमें देखेंगे कि इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था। ये क्वेश्चन 2001-2 में पूछा गया है। तो मुर्शिदाबाद का उप दीवान उसने किसे बनाया था, तो मोहम्मद रजा खां को बनाया था, मोहम्मद रजा खां को बनाया था। ये इलाहाबाद की द्वितीय संधि के समय हुआ था। आगे देखते हैं कि सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी। कब प्रदान की थी, तो 12 अगस्त 1765 को प्रदान की थी। ये क्वेश्चन पूछा गया है 2008 में। तो इस तरह से बीपीएससी में इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप लोग इसे देखिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।